अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस। अभी तक हम चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर चुके और चैप्टर 4 हमने कोई प्रीवियस 2 लेक्चर्स में स्टार्ट किया, जिसमें हमने ऑडिट प्लानिंग क्या है वो डिस्कस कर लिया। ऑडिट प्लानिंग के कुछ पर्पसेस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने कवर कर लिए। प्लानिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास मेनली 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान, वो हमने कवर कर लिया। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, कवर कर ली। प्लान का मतलब क्या है, उसमें क्या आता है, वो हमने कवर कर लिया। कुछ हमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ कवर कर ली, कौन प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा, स्ट्रैटेजी का मतलब स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट है, उसका क्या मतलब है, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया। स्ट्रैटेजी का पर्पज़ क्या है, प्लान का पर्पस क्या है, 3 W's डिफाइन करना, स्टाफिंग, टाइमिंग, स्कोप, मीन हु, व्हेन एंड व्हाट। इसके अलावा हमने डॉक्यूमेंटेशन देख ली, प्लानिंग की क्या करनी है। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक, एडिशनल कंसीडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, हमने कुछ 4 पॉइंट कवर कर लिए। इंटरम फाइनल ऑडिट को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। इंटरम फाइनल ऑडिट का वर्क स्प्लिट अप क्यों करना है, कुछ 4-5 पॉइंट हमने वो भी कवर कर लिए। सो हमने कहीं पे डिस्कस किया था कि स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है, 4 एरियाज हैं। क्या था, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसकी डिटेल हमने कवर कर ली थी 5 पॉइंट। इसके अलावा क्या था, एनालिटिकल प्रोसीजर जो हमने कवर करना है एक डिटेल में टॉपिक। रिस्क एनालिसिस एक डिटेल में टॉपिक कवर करना है, और साथ मटीरियलिटी एक डिटेल में टॉपिक कवर करना है। सो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्या, मटीरियलिटी को, कि मटीरियलिटी से रिलेटेड क्या नॉलेज है जो हमें लेना है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर और उसे नेक्स्ट रिस्क एनालिसिस मीन ऑडिट रिस्क कवर करेंगे। सो मटीरियलिटी की बात करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी शायद चैप्टर 1 में थोड़ा सा इसका नॉलेज ले चुके हैं। चैप्टर 1 के शायद हमारे 3rd लेक्चर में हमने थोड़ा सा मटीरियलिटी को डिस्कस किया था कि एक ऑडिटर क्या करता है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को यूज करता है। कौन यूज करता है, ऑडिटर। कब यूज करता है, ऑडिट रिपोर्ट कंपनी की फेवर में देनी है या कंपनी के अगेंस्ट देनी है, ये डिसाइड करने के लिए। ऑडिटर देखता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हैं और वो मटीरियल हैं, तो हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव टू एंड फेयर व्यू, मीन हम अपनी ओपिनियन क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई मीन कंपनी के अगेंस्ट देते हैं। क्वालिफाई का मतलब क्या है, ये कहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव टू एंड फेयर व्यू। कब हम क्वालिफाई ओपिनियन देते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है और वो मटीरियल भी है। हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है लेकिन वो मटीरियल नहीं, इमटीरियल है, तो फिर हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू मीन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो मटीरियलिटी कौन यूज करता है, ऑडिटर यूज करता है। कब, देखने के लिए कि मुझे कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है, अगेंस्ट। हाँ, अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हम अगेंस्ट ओपिनियन देंगे। हाँ, अगर इमटीरियल मिस स्टेटमेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, कंपनी की फेवर में ओपिनियन देंगे। सो मटीरियल है क्या, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हर वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है जो इन्फ्लुएंस करती है क्या, डिसीजन ऑफ यूजर। हर वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। हाँ, वो मिस स्टेटमेंट जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो क्या है, इमटीरियल। मीन वो मिस स्टेटमेंट जिसे हम सुन के हैरान हो जाएं, वो इतनी बड़ी मिस स्टेटमेंट, वो क्या है, मटीरियल। और जिसे हम सुन के कहीं खैर है, कोई बात नहीं, वो क्या है, इमटीरियल मिस स्टेटमेंट। सो मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, वो मिस स्टेटमेंट जो इन्फ्लुएंस करती हैं इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब क्या है, मनी टर्म्स में जो डिसीजन लिया जा रहा है। किसकी बेस पर डिसीजन लिया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर डिसीजन लिया जा रहा है। अब कहते हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो चाहे इंडिविजुअल है चाहे इन एग्रीगेट है, दोनों सूरत में हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी। मीन मटीरियलिटी हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, एग्रीगेट भी देखनी है। इंडिविजुअल क्या है मटीरियलिटी, सपोज जो है वो हमने देखा कि हमारा मटीरियलिटी लेवल है 5 लाख का। मीन 5 लाख तक हमने क्या किया, प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल डिफाइन किया ऑडिट प्लान में कि इससे नीचे अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो हम उसे इमटीरियल कंसीडर करेंगे, इससे ऊपर मिली तो उसे मटीरियल कंसीडर करेंगे। अब हमने देखा कंपनी के डेटर्स में जो है वो एक 6 लाख की मिसस्टेटमेंट थी। ये क्या है, इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट। 6 लाख हमारा मटीरियलिटी लेवल, 5 लाख इससे ऊपर गई तो क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एग्रीड क्या है, हमने देखा नहीं, डेटर में एक नहीं
दो मिसस्टेटमेंट हैं और 3-3 लाख की दो मिसस्टेटमेंट है और मटीरियलिटी लेवल क्या है हमारा 5 लाख। इसमें ये 3 लाख क्या आ रहा है, मटीरियलिटी लेवल से डाउन आ रहा है, लेकिन जब दोनों को हमने मिलाया तो क्या बन गया 6 लाख 5 लाख से ऊपर चला गया। तो ये क्या है, इन एग्रीगेट जो है वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। मीन मटीरियल मिसस्टेटमेंट हमने सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की नहीं, एग्रीगेट में भी देखनी है। अगर एग्रीगेट भी मटीरियल बन रहा है तो हम उसकी बेस पर भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। सो मटीरियलिटी को हमने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया। मटीरियलिटी का मतलब क्या है, मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल इफ दे individually or in aggregate influence the decision of user। कौन सा डिसीजन, टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहते हैं जो मटीरियलिटी है ये यूजर टू यूजर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। मटीरियलिटी यूजर टू यूजर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। हो सकता है हम एक कंपनी है जिसका नाम है अल फतेह स्टोर, उसका हम ऑडिट करने गए, वहां पे हमें क्या मिला, कोई 10,000 की मिसस्टेटमेंट मिली और हमने कह दिया मटीरियल है। मीन हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। यूजर टू यूजर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। एक और कंपनी जिसका नाम था सपोज यूनिलीवर, ये क्या है अल फतेह स्टोर। सो अल फतेह स्टोर के हमने क्या देखा जी, क्या कितना 10,000 जो है वो हमने क्या कह दिया जी मटीरियल है। एक और कंपनी जिसका हम ऑडिट करने गए जिसका नाम है यूनिलीवर, उस यूनिलीवर के ऑडिट में हम गए तो वहां पे हमें क्या मिला, कोई 10 लाख की मिसस्टेटमेंट मिली। कितने की, 10 लाख की मिसस्टेटमेंट मिली और हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू। मीन ये क्या है, इमटेरियल। मीन अल फतेह के ऑडिट में 10,000 जो है वो हमने कहा मटीरियल है, यूनिलीवर के ऑडिट पे 10 लाख को हमने कह दिया क्या है, इमटेरियल है। मीन ये यूजर टू यूजर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। मीन इसकी कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है कितनी अमाउंट मटीरियल होगी कितनी अमाउंट इमटेरियल होगी। मटीरियलिटी कंपनी टू कंपनी यूजर टू यूजर वेरी करती है। हो सकता है मेरे लिए 5,000 का नोट गुम जाना मटीरियल हो, आप लोगों के लिए 5,000 का नोट गुम जाना मटीरियल ना हो। मीन कितनी अमाउंट मटीरियल है, यूजर टू यूजर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। सो मटीरियल है क्या, वो मिसस्टेटमेंट जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, वो मटीरियल है। जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती वो क्या है, इमटेरियल। और मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है, कोई एरर्स हैं तो वो भी मिसस्टेटमेंट में आते हैं, ओमिशन किसी फिगर की वो भी मिसस्टेटमेंट में आती है, नॉन डिस्क्लोजर भी मिसस्टेटमेंट होती है, मिसक्लासिफिकेशन भी मिसस्टेटमेंट होती है। लेकिन मटीरियलिटी क्या है, यूजर टू यूजर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो अगर हमें ड्यूरिंग ऑडिट कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो हम कैसे जज करेंगे ये मटीरियल है या नहीं। सपोज हम एक कंपनी का ऑडिट करने गए, उस कंपनी में हमने देखा कोई बैड डेट्स जो हैं वो रिकॉर्डेड नहीं है, कितने से 50,000 रुपीज से। 50,000 से बैड डेट्स रिकॉर्डेड नहीं है। बैड डेट्स रिकॉर्डेड नहीं है, दिस मीन कंपनी का एसेट ओवरस्टेट हो रहा है, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो रहे हैं और प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है। कितने से, 50,000 से। तो हमने देखना है कंपनी की फेवर में ओपिनियन दें या अगेंस्ट दें। अगर तो ये 50,000 उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल है तो कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। लेकिन ये 50,000 अगर कंपनी के लिए इमटीरियल है तो फिर हम कंपनी की फेवर में ओपिनियन देंगे, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू। तो हमने देखना है 50,000 मटीरियल है या नहीं। लेकिन हमने कहा कि मटीरियलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, ये तो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। अल फतेह में 10,000 मटीरियल निकल आया था, यूनिलीवर में 10 लाख भी नहीं निकला। तो फिर हम कैसे देखेंगे 50,000 मटीरियल है या नहीं। तो मटीरियलिटी दो तरह से डिटरमाइन की जाती है। कैसे, एक क्वांटिटेटिवली और दूसरा क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि हमने देखना है इन टर्म ऑफ साइज या अमाउंट। ये 50,000 को हमने देखना है मटीरियल है या नहीं, तो हम साइज या अमाउंट में देखेंगे। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना एक रूल ऑफ थंब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रूल ऑफ थंब। क्या रूल ऑफ थंब यूज करेंगे, हम जो भी मिसस्टेटमेंट मिलेगी कंपनी के अंदर उसको हम कंपेयर करेंगे कंपनी के प्रॉफिट के साथ। और अगर कंपनी के प्रॉफिट का 5% और मोर निकला तो हम कहेंगे मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। अगर प्रॉफिट के 5% से बिलो निकला तो हम क्या कहेंगे, इमटीरियल मिसस्टेटमेंट।
यूजर टू यूजर, कंपनी कंपनी वेरी करती है। तो अगर कोई अमाउंट मिली तो कैसे देखेंगे मटेरियल है या नहीं, कंपनी के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके। अगर प्रॉफिट का 5% और मोर ये निकला तो मटेरियल है, अगर कंपनी के 5% से बिलो है तो इसे क्या कहेंगे, इमटेरियल। अल-फतेह में 10,000 की मिस्टेक में मटेरियल नहीं निकली, मटेरियल निकली क्यों, अल-फतेह के प्रॉफिट्स हैं थाउजेंड्स में, तो इसलिए वो 10,000 प्रॉफिट का 5% और मोर निकला है, इसलिए हमने क्या कहा, मटेरियल है। यूनिलीवर के प्रॉफिट्स हैं बिलियंस ट्रिलियंस में, और ये 10 लाख जो है उसके प्रॉफिट का 5% नहीं निकला, इसलिए हमने क्या कह दिया, इमटेरियल है। सो अमाउंट अगर कोई मिलती है तो कैसे देखना, मटेरियल है या नहीं, क्वांटिटेटिवली देखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज या अमाउंट, और उसके लिए क्या यूज करेंगे, रूल ऑफ थंब। और रूल ऑफ थंब हमारा क्या है, 5% और मोर ऑफ प्रॉफिट विल बी मटेरियल, बिलो दिस इमटेरियल। तो ये 50,000 भी अगर स्टेटमेंट मिली है बैड डेट्स की, तो हम देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट का ये 5% और मोर है तो मटेरियल स्टेटमेंट है, अदरवाइज इमटेरियल। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो शायद प्रॉफिट मेकिंग नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, या कंपनी जो है उसका करंट ईयर में लॉस है, तो क्या लॉस का 5% और मोर हम देखेंगे, नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है या कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं, लॉस है, तो फिर हमारे पास कुछ अदर थ्रेशहोल्ड हैं, अदर थ्रेशहोल्ड हैं। क्या थ्रेशहोल्ड है कि हम प्रॉफिट की बजाय रेवेन्यू के साथ कंपेयर करेंगे, और रेवेन्यू का कितने परसेंट और मोर हमने मटेरियल लेना है, 5% नहीं, 1% और मोर ऑफ रेवेन्यू विल बी मटेरियल। या देखेंगे अगर डाटा में हमारे पास ना प्रॉफिट अवेलेबल है, रेवेन्यू अवेलेबल है, सपोज टोटल एसेट्स या नेट एसेट्स या ग्रॉस एसेट्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे भी हम कितना लेंगे, 1% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स विल बी मटेरियल। या अगर हमने सपोज इंडिविजुअल एसेट या लायबिलिटी क्लास के साथ अगर कंपेयर करना है तो फिर कितना लेंगे, 10% और मोर ऑफ इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटी क्लास विल बी मटेरियल। इंडिविजुअल एसेट या लायबिलिटी क्लास क्या है, सपोज टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, ये क्या है, इंडिविजुअल एसेट क्लास या लायबिलिटी क्लास। टोटल लैंड एंड बिल्डिंग, इंडिविजुअल एसेट क्लास, उसका कितना, 10% और मोर विल बी मटेरियल। सो मटेरियलिटी हमने कैसे देखनी है, क्वांटिटेटिवली, प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना है तो थ्रेशहोल्ड क्या है, 5% और मोर ऑफ प्रॉफिट विल बी मटेरियल। रेवेन्यू के साथ कंपेयर करना है तो 1% और मोर ऑफ रेवेन्यू विल बी मटेरियल। टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर करना है तो 1% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स विल बी मटेरियल। इंडिविजुअल एसेट या लायबिलिटी क्लास के साथ कंपेयर करना है तो 10% और मोर ऑफ टोटल इंडिविजुअल एसेट क्लास विल बी मटेरियल। या टोटल एक्सपेंसेस के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, तो वहां पे भी कितना लेंगे, 1% और मोर ऑफ टोटल एक्सपेंसेस विल बी मटेरियल। हाँ, अगर ये 50,000 प्रॉफिट के साथ कंपेयर किया और इमटेरियल निकला, तो हम क्या करेंगे, बाकी थ्रेशहोल्ड अगर अवेलेबल हैं तो उनके साथ भी कंपेयर करेंगे। क्या रेवेन्यू का 1% और मोर है, नहीं है तो क्या टोटल एसेट्स का 1% और मोर है, नहीं है तो क्या टोटल डेटर्स का 10% और मोर है। अगर किसी एक के साथ भी ये मटेरियल निकल आया तो हम इसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर इन चारों के साथ कंपेयर करते हुए इमटेरियल निकला तो फिर हम कहेंगे इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सो मटेरियलिटी दो तरह से डिटरमाइन की जा सकती है, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी मीन मटेरियलिटी को कैसे डिटरमाइन करना है, मीन कैसे देखना है कि ये मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल है या नहीं। तो दो तरह से देखेंगे, क्वांटिटेटिवली, और क्वांटिटेटिव में क्या देखेंगे, अमाउंट या साइज को कैसे, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या है, 5% और मोर ऑफ प्रॉफिट, 1% और मोर ऑफ रेवेन्यू, 1% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स, और 10% और मोर ऑफ इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटी क्लास। कहते हमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव मटेरियलिटी नहीं, हमें क्वालिटेटिव मटेरियलिटी भी देखनी है। क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव मटेरियलिटी भी देखनी है। क्वालिटेटिव मटेरियलिटी का मतलब क्या है, हमने देखना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मीन सम टाइम एक अमाउंट जो है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होती, ट्रांजैक्शन की नेचर जो है वो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी बेस पर भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन सकती है। क्या ख्याल है? हाँ, मुझे ये बताओ, आप लोग का जब रिजल्ट आता है तो आप लोगों का रिजल्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो है वो 1, 2, 3 नंबर से इन्फ्लुएंस होता है। इन 2-3 नंबर से या तो आप पास हो जाते हो या फिर 2-3 नंबर से आप फेल हो जाते हो। ये 1, 2, 3 नंबर क्वांटिटेटिवली क्या मटेरियल है? नहीं, लेकिन नेचर देखी जाए तो 1, 2, 3 नंबर की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हाई है,
और अगर नेचर सिग्निफिकेंस की बेस पर इसे मटेरियल कंसीडर किया जा रहा है तो ये क्या है, क्वालिटेटिव मटेरियलिटी। लाइक कंपनी के अंदर जो है वो क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। फ्रॉड चाहे 2 रुपए का हुआ, चाहे 100 रुपए का हुआ, चाहे 1 लाख का हुआ, फ्रॉड है, मीन गलत काम हुआ है। अब फ्रॉड हुआ है तो अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट आपको कोई भी एक्शन लेने हैं फ्रॉडस्टर्स के अगेंस्ट। अब चाहे जितनी मर्जी अमाउंट का फ्रॉड है, लेकिन फ्रॉड हुआ है तो ये क्या है, मटीरियल है, सिग्निफिकेंस है, क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली। करप्शन गलत चीज है, क्या ख्याल है, करप्शन गलत चीज है। छोटी करप्शन हुई या बड़ी करप्शन हुई, दोनों सूरतों में गलत है। ये नहीं हम कहते कि छोटी करप्शन है तो इसको छोड़ दो और बड़ी करप्शन है तो इसे लटका दो, नहीं। करप्शन मीन गलत चीज है, तो चाहे अमाउंट जितनी मर्जी हो, करप्शन गलत है तो ये क्या है, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल मीन इंपॉर्टेंट है। तो मटीरियलिटी हमने क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव भी देखनी है। क्वालिटेटिव का मेनली मतलब क्या है कि हमने देखना है अगर नॉन कंप्लायंस हुई है किसी इंपॉर्टेंट IAS IFRS के साथ या फिर लॉ एंड रेगुलेशन के साथ, तो वो भी क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। वहां पे अमाउंट को साइड पे छोड़ दिया जाएगा। सो मटीरियलिटी सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, हमें क्या देखनी है, क्वालिटेटिव बेसिस भी देखनी है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखनी है। लाइक नॉन कंप्लायंस विद IAS IFRS या लॉज एंड रेगुलेशन को भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा, क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली। जिसकी हमारे पास आगे कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स भी। क्या एग्जांपल हैं, लाइक इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। कंपनी ने अगर कोई पॉलिसी चेंज की है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस लाइक सब्सिडियरी के साथ ट्रांजैक्शन किया है, डायरेक्टर के साथ किया है, शेयर होल्डर के साथ किया है, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं डिस्क्लोजर होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, ऑब्वियसली कंपनी ने पॉलिसी शायद डेप्रिसिएशन की चेंज की है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की चेंज की है, तो उस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट आता है। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर आना चाहिए। बेशक अमाउंट थोड़ी सी इफेक्ट हो रही है, लेकिन अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज का या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, तो ये क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी। उस तरह से नॉन कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, जिसके लिए एक टर्म यूज की जाती है नॉकलार। नॉकलार स्टैंड्स फॉर नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। मीन कोई इलीगल पेमेंट्स हुई हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो ये क्या है, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल ट्रांजैक्शंस हैं, तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। अमाउंट बेशक छोटी सी इन्वॉल्व क्यों ना हो। फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, बेशक छोटी अमाउंट का, बेशक बड़ी अमाउंट का हुआ है, छोटी अमाउंट इमटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट रेवेन्यू टोटल एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नेचर क्या कह रही है, मटीरियल ट्रांजैक्शन है, सिग्निफिकेंट है, मीन मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। या कुछ और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट की, मिसस्टेटमेंट विच इज स्मॉल इन साइज बट कन्वर्ट अ लॉस इनटू प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा, तो ये भी क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। लाइक सपोज कंपनी के अंदर जो है हमने देखा करंट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है कितना, 15,000 रुपीज का, और मैनेजमेंट ने क्या किया, 25,000 की एक मिसस्टेटमेंट की है। क्या किया, 25,000 का एक एक्सपेंस था जो रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, कि अगर इसे रिकॉर्ड करते हैं तो फिर क्या होता है, 15,000 प्रॉफिट नहीं 10,000 लॉस शो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और अल्टीमेटली लॉस जब शो होगा तो इसे इन्वेस्टर जो है वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, इन्वेस्टर कंपनी को मुंह नहीं लगाएगा। क्यों, इन्वेस्टर ने देखा लॉस है तो अगले साल लॉस और भी ज्यादा हो सकता है, मीन कंपनी तो कुछ परफॉर्म कर ही नहीं रही। हाँ प्रॉफिट है तो इन्वेस्टर देखता है, हाँ प्रॉफिट है, दिस मीन लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, दिस मीन इंप्रूव कर रही है, तो आगे प्रॉफिट और भी इंक्रीज हो सकता है, तो इससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है। तब 25,000 बेशक इमटीरियल है क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसकी बेस पर चूंकि लॉस को कन्वर्ट किया गया है प्रॉफिट में, तो ये क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटेटिवली नहीं। एक और एग्जांपल है, टेक्स फाइनेंशियल फिगर्स बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। एक इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमने कहीं पे पढ़ा था शायद चैप्टर 1 में कि ऑडिट जो है वो रिक्वायर है किस कंपनी के लिए,
जिसका शेयर कैपिटल जो है वो 1 मिलियन से अबव है उसके लिए ऑडिट रिक्वायर है, जिसका 1 मिलियन से बिलो है उसके लिए ऑडिट रिक्वायर नहीं है। ये लीगल रिक्वायरमेंट थी। क्या ख्याल है? अब सपोज कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है वो शो किया है कितना, 9,90,000, 9,90,000। क्या कंपनी का ऑडिट कंपल्सरी है? नो। क्यों? 1 मिलियन से 10,000 बिलो है कंपनी का शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की हम बात करते हैं। शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी ने कितना शो किया हुआ है? 9,90,000। ऑडिट कब होना था? जब 1 मिलियन होता। तो 10,000 बिलो है 1 मिलियन थ्रेश होल्ड से। वो 1 मिलियन क्या था? थ्रेश होल्ड। दिस मीन ऑडिट कंपल्सरी नहीं, ऑडिट कंपल्सरी नहीं। दिस मीन कंपनी को ऑडिट नहीं करवाना, ऑडिट फी जो है वो नहीं बेयर करनी। ऑब्वियसली ऑडिट करवाना है तो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर बनानी है, एजीएम पे ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, तो अच्छा खासा इस पे भी एक्सपेंस आता है, कुछ फॉर्मेलिटीज बेयर करना पड़ती हैं। लेकिन हमने देखा कि कंपनी ने क्या किया है, बेसिकली कंपनी के अंदर कोई 30,000 की मिस स्टेटमेंट हुई है। 30,000 की मिस स्टेटमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इमटीरियल। लेकिन वो 30,000 अगर रिकॉर्ड हो जाए तो उससे कंपनी का सपोज शेयर कैपिटल जो है वो कितना बन जाता है? 1,20,000। ये 30,000 इमटीरियल है, लेकिन उसकी वजह से एक फाइनेंशियल फिगर जो है वो बिलो थ्रेशोल्ड शो हो रही है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वालिटेटिव मटीरियलिटी के एक और एग्जांपल है अफेक्ट अ की रेशियो, फॉर एग्जांपल डेट कोवेनेंट्स रिक्वायरमेंट। सपोज बैंक ने कहा जी कंपनी भाई आपको लोन मिलेगा किस सूरत में, अगर सपोज आपकी करंट रेशियो जो है वो 1 से अबव हुई तो। अगर आपकी करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो क्या आती है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अगर 1 से अबव हुई तो आपको लोन मिलेगा, वरना आपको लोन नहीं मिलेगा। मीन डेट की कोवेनेंट मीन कंडीशन है ये, आपको लोन उस सूरत में मिलेगा अगर आपकी करंट रेशियो 1 से अबव हुई तो। अब 1 से अबव तब होगी जब कंपनी के करंट एसेट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे देन करंट लायबिलिटीज। तो कंपनी ने क्या किया? 1 से बिलो आ रही थी तो कंपनी ने कुछ लायबिलिटीज जो हैं वो ओमिट कर दी। तो लायबिलिटी को ओमिट करना क्या है? मिस स्टेटमेंट है। सपोज कितने से? 5,000 से। कितनी आ रही थी? 0.98 आ रही थी, 1 नहीं आ रही थी। 5,000 से लायबिलिटीज ओमिट की तो 1.02 हो गई। अब 5,000 क्या है? इमटीरियल, लेकिन ये क्या कर रहा है? 5,000 किसी की रेशियो को अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वांटिटेटिवली बेशक नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। जब कहता है कि एक स्मॉल अमाउंट मटीरियल हो सकती है अगर अफेक्ट कर रही है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन को। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन लाइक कंपनी ने पॉलिसी बना दी बाय डायरेक्टर, अगर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1 मिलियन हुआ तो आपको बोनस मिलेगा, अगर 1 मिलियन से कम हुआ तो बोनस नहीं मिलेगा। अब डायरेक्टर्स ने प्रॉफिट जब कैलकुलेट किया तो कंपनी का प्रॉफिट आ गया 9,95,000 मीन 9,95,000, सिर्फ 5,000 का डिफरेंस आया, जिससे आप बोनस नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या किया? 10,000 से कंपनी की सेल्स को ओवरस्टेट कर दिया या एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कर दिया। अब 10,000 इमटीरियल, लेकिन इससे क्या हो रहा है? डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन अफेक्ट हो रही है, तो ये क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल है। हाँ, अगर ये डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, ना इससे प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, ना इसे कोई फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड अफेक्ट हो रहा है, ना कोई की रेशियो अफेक्ट हो रही है, फिर 10,000 क्वांटिटेटिवली इमटीरियल है, क्वालिटेटिवली इमटीरियल है। लेकिन अगर वो 10,000 इन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है तो उस सूरत में क्या है? क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली मटीरियल। उस तरह से अफेक्ट कर रही है शेयर कैपिटल को, जो हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली, थ्रेशोल्ड लाइक ऑडिट कंपल्सरी मीन 1 मिलियन से बिलो शो कर दिया, कितना? 10,000 से सिर्फ, तो 10,000 इमटीरियल, लेकिन शेयर कैपिटल को अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। सो मटीरियलिटी क्या है? मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम दो तरह से डिटरमाइन करते हैं। क्वांटिटेटिवली साइज या अमाउंट देखना, कैसे? रूल ऑफ थंब यूज करेंगे,
5% or more of profit, 1% or more of revenue, 1% or more of total assets, 10% or more of individual asset or liability class will be. लेकिन सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना है. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉन कंप्लायंस विद IAS, IFRS या लॉज एंड रेगुलेशंस. जिस एग्जांपल्स हमने देख ली, क्या इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज नहीं की गई, तो नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, फ्रॉड, या a small misstatement that convert a loss into profit, takes financial figure below a certain threshold, affect key ratio, affect director's remuneration या फिर affect share capital. So quantitative, qualitative, materiality, determination हमने कवर कर ली. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. मटीरियलिटी के यूजेस डिस्कस करते हैं कि मटीरियलिटी यूज कौन करता है, ऑडिटर कहाँ पे यूज करता है, एट प्लानिंग स्टेज भी यूज करता है, एट परफॉर्मेंस स्टेज, परफॉर्मेंस स्टेज का मतलब क्या है, ड्यूरिंग ऑडिट भी यूज करता है, और एट रिपोर्टिंग स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज जिसे फाइनल स्टेज का नाम दिया जाता है, वहां पे भी यूज करता है. तो 3 यूजेस है मटीरियलिटी की. इसी को इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियलिटी, पर्पसेस ऑफ मटीरियलिटी का नाम दिया जाएगा. सो मटीरियलिटी यूज होती है कहाँ पे, प्लानिंग स्टेज पे. क्यों यूज होती है, रिस्क इवैल्यूएशन के लिए, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए. रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो हम प्लानिंग स्टेज पे आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके ऊपर हमने डिटेल वर्क परफॉर्म करना होता है. या प्लानिंग स्टेज पे मटीरियलिटी को यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी, कि हमें किस एरिया पर किस नेचर का कब और कितना प्रोसीजर परफॉर्म करना है. एक्सटेंट का मतलब क्या था, सैंपल साइज, मीन कितना काम करना है. तो उसके लिए मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट यूज होता है. मीन वो अकाउंट बैलेंस जो मटीरियल हैं, बड़ी अमाउंट हैं, तो वहां पे हमने क्या करना है, ज्यादा ट्रांजेक्शन को टेस्ट करना है, तो नेचर टाइमिंग उसकी कुछ और होगी देन वो अकाउंट बैलेंस जिनकी अमाउंट इमटीरियल है. वहां पे हमने शायद थोड़ी नेचर का काम करना है और एक्सटेंट सैंपल साइज भी हम स्मॉल रखेंगे. सो ऑडिटर मटीरियलिटी को यूज करता है प्लानिंग स्टेज पे रिस्क और मटीरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की एक्सटेंट डिफाइन करने के लिए कि हमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है. डिपेंड करता है मटीरियलिटी ऑफ द अकाउंट बैलेंस. मटीरियलिटी मीन अमाउंट बड़ी है तो फिर नेचर टाइमिंग एक्सटेंट हमारी ऑडिट प्रोसीजर की कुछ और होगी. अमाउंट छोटी है तो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट भी हमारी कुछ और होगी. मटीरियलिटी ड्यूरिंग ऑडिट परफॉर्मेंस स्टेज पे भी यूज की जाती है. किस लिए, मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक मिसस्टेटमेंट मिली है तो हमने देखना है ये मटीरियल है या नहीं. कैसे, वो थ्रेशोल्ड जो हमने प्लानिंग स्टेज पे डिफाइन किया उसके साथ कंपेयर करेंगे कि उससे बिलो है तो इमटीरियल है, उससे ऊपर है तो मटीरियल है. इसलिए मटीरियल है तो फिर हमने उसके बारे में थोड़ी और डिटेल चेकिंग करनी है. थ्रू आउट ऑडिट उसके ऊपर हमने अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है. नहीं, बिलो थ्रेशोल्ड आ गया अगर हम स्टेटमेंट तो खैर है, इतना ज्यादा उसको फोकस करने की जरूरत अब नहीं है. जितने को एविडेंस मिल गए हैं बस उतने में गुजारा कर लेंगे और ज्यादा काम करने की उसके ऊपर जरूरत नहीं है. मटीरियलिटी फाइनल रिपोर्टिंग स्टेज पे भी यूज किया जाता है. कब, जब आपने देखना है कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है, कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देनी है. कि अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं और वो मटीरियल हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी ओपिनियन को करेंगे क्वालिफाई. क्वालिफाई का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एन फेयर व्यू. कब, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और वो मटीरियल है. क्वालिफाई कब, जब मटीरियल मिसस्टेटमेंट है. नहीं, अगर हमें मिसस्टेटमेंट मिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो अनकरेक्टेड है लेकिन मटीरियल नहीं इमटीरियल है, तो फिर हम अपनी ओपिनियन क्या देंगे, अनक्वालिफाइड की सूरत में, इमटीरियल की सूरत में. क्यों, मिसस्टेटमेंट है, यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, तो हम भी क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू मीन सब कुछ ठीक है. अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है, कंपनी की फेवर में ओपिनियन. क्वालिफाइड का मतलब क्या है, कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन. तो 3 यूजेस हैं मटीरियलिटी के. प्लानिंग स्टेज टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट या टू डिफाइन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ड्यूरिंग ऑडिट मीन परफॉर्मेंस स्टेज पे टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट रिक्वायरिंग मोर वर्क. और रिपोर्टिंग स्टेज पे वेदर टू गिव क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट या अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ इमटीरियल मिसस्टेटमेंट. क्या ख्याल है.
अब हम क्या करते हैं, हमने कहीं पे पढ़ा था ऑडिट प्लानिंग के अंदर के ऑडिट प्लान में हम क्या करते हैं कि अपने प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं? प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल जो है वो सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं? सपोज हमने देखा कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इतना है, तो उसका 5% निकाल के हमने क्या किया, एक फिगर जो है वो सेट असाइड कर ली। रेवेन्यू हमने देखा कंपनी का टोटल इतना है, तो उसका हमने 1% निकाल के एक फिगर जो है वो सेट असाइड कर ली। टोटल एसेट्स हमने देखे कितने हैं, उसका 1% निकाल के हमने एक फिगर जो है वो सेट कर ली। इन्हें क्या नाम दे दिया हमने? प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल। प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल। क्यों हमने ये सेट किए? हमने ऑडिट टीम को दिए, भाई अगर ड्यूरिंग ऑडिट आपको कभी स्टेटमेंट मिले तो आपने क्या करना है, इन फिगर्स के साथ कंपेयर करना है। अगर इनसे नीचे हो तो इमटीरियल कंसीडर करना है, इससे ऊपर हो तो मटीरियल कंसीडर करना है, ताकि टीम अगर परसेंटेज भूल जाए, और रेवेन्यू का कितने परसेंट था और प्रॉफिट का कितने परसेंट था, तो वो उस पंगे में ना पड़े रहें या बार बार परसेंटेज ना खेलते रहें। इन फिगर्स के साथ कंपेयर करें, अगर इनसे ऊपर गई बात तो मटीरियल, इन फिगर से नीचे अगर मिस स्टेटमेंट है इमटीरियल। मीन हमने थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया। इसे क्या नाम दिया गया है? प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल्स। इसी प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल्स को ही मटीरियलिटी ऑफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी को ही मटीरियलिटी ऑफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। कौन सी? जो हमने प्लानिंग स्टेज पे डिफाइन कर ली। कंपनी के प्रॉफिट का 5% निकाल के एक फिगर लिख ली, रेवेन्यू का 1% निकाल लिया और टोटल एसेट्स का 1% निकाल लिया। इसमें ड्यूरिंग ऑडिट अब टीम क्या करेगी, जो भी मिस स्टेटमेंट मिलेगी इन फिगर्स के साथ कंपेयर करेगी। अगर इनसे नीचे हुई तो इमटीरियल, इनसे ऊपर हुई तो मटीरियल कंसीडर करेगी। क्या ख्याल है? लेकिन मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, एग्रीगेट भी देखना है। कैसे एग्रीगेट देखना है? लाइक आपको ड्यूरिंग ऑडिट छोटी छोटी इमटीरियल स्टेटमेंट मिली जो इन फिगर के साथ कंपेयर किया, लेकिन मटीरियल नहीं इमटीरियल निकली, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं आपने उनको भी इग्नोर नहीं करना, उनको एक लिस्ट जो है वो बनाते चले जाना है। उनकी क्या करना है? एक लिस्ट बनाते चले जाना है। और एट द एंड ऑफ ऑडिट क्या करना है? उस लिस्ट का टोटल आपने जो है वो कंपेयर करना है इन फिगर के साथ। अगर मटीरियल निकला तो उसे एग्रीगेट मटीरियल कंसीडर करना है। क्या क्या है? मीन इंडिविजुअल, बेशक ये छोटी छोटी इमटीरियल स्टेटमेंट क्या थी, इमटीरियल, लेकिन आपने क्या करना है? इग्नोर नहीं करना, इनकी एक लिस्ट बनानी है। एट द एंड ऑफ ऑडिट क्या करना है? इनका एग्रीगेट देखना है। एग्रीगेट जो देखना है ये क्या है? मटीरियल, ये भी आपने कंसीडर करना है। ये जो एग्रीगेट में हम देख रहे हैं कि ये मटीरियल है या नहीं, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का। छोटी छोटी इमटीरियल स्टेटमेंट की कंबाइंड परफॉर्मेंस को देखना, छोटी छोटी इमटीरियल स्टेटमेंट की कंबाइंड परफॉर्मेंस को देखना, एग्रीगेट को देखना कि अगर मटीरियल बन रहा है तो उसे मटीरियल कंसीडर करना। ये कॉन्सेप्ट क्या है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। छोटी मटीरियलिटी को भी आपने इग्नोर नहीं करना, उनकी कंबाइंड परफॉर्मेंस भी देखनी है। मटीरियल है तो उसे मटीरियल कंसीडर करना है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिविजुअल इमटीरियल स्टेटमेंट की कंबाइंड परफॉर्मेंस को एज ए एग्रीगेट मटीरियल कंसीडर करना। यह परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने ये जो मटीरियलिटी लेवल जो है वो सेट किए थे, प्रॉफिट का कितना 5% आपने लिया था, रेवेन्यू का कितना 1% लिया था, टोटल एसेट्स का कितना 1% लिया था, और ड्यूरिंग ऑडिट आपको ये छोटी छोटी इमटीरियल स्टेटमेंट नंबर में बहुत ज्यादा मिली, तो क्या करो? एक कॉन्सेप्ट क्या है? उनका टोटल एट द एंड ऑफ ऑडिट देख लो। दूसरा कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या कहता है कि आप उनके टोटल को देखने की बजाय अपने ये जो मटीरियलिटी लेवल्स हैं इनको डाउन कर लो। मीन अगर आपने रेवेन्यू का 1% और मोर मटीरियल कंसीडर किया था, तब उसे डाउन करके 0.5% पे ले आओ। उससे शायद ये अमाउंट क्या हो जाएगी? मटीरियल निकल आएगी। ये जो टोटल एसेट्स का आपने 1% और मोर अमाउंट प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल लिखा था, इसको क्या करो? डाउन करके कहां पे ले आओ? 0.5% ऑफ टोटल एसेट्स और मोर पे ले आओ।
मीन मटीरियलिटी लेवल्स जो हैं उन्हें डाउन कर लो। मीन ये फिगर 1% ऑफ रेवेन्यू पे आपने निकाली थी, अब इसको 1% रेवेन्यू की बजाय 0.5% ऑफ रेवेन्यू पे निकाल लो। कब? जब इंडिविजुअल इमटीरियल मिसस्टेटमेंट नंबर में बहुत ज्यादा मिल रही हैं, एक आध मिल रही है तो खैर है, लेकिन जब बहुत ज्यादा मिल रही हैं तो आप क्या करो, अपने प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल को डाउन कर लो। मीन 1% ऑफ रेवेन्यू की बजाय 0.5% ऑफ रेवेन्यू पे आ जाओ, 1% टोटल एसेट की बजाय 0.5% टोटल एसेट पे आ जाओ। ये जो हमने मटीरियलिटी लेवल को डाउन किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल की एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? सेटिंग मटीरियलिटी levels below materiality setting materiality level below materiality of whole financial statement। मीन ये जो हमने मटीरियलिटी ऑफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी निकाली थी 5%, 1%, 1% पे, इनसे बिलो जो है मटीरियलिटी लेवल सेट करना, मीन 1% की बजाय 0.5% पे जाना, 1% की बजाय 0.5% पे जाना, इसे क्या नाम दिया गया है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। मीन मटीरियलिटी का जो छोटा बच्चा है उसे क्या नाम दिया जाता है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। कब आपने मटीरियलिटी लेवल बिलो मटीरियलिटी ऑफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट करने हैं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे कब आना है? जब ड्यूरिंग ऑडिट आपको इंडिविजुअल इमटीरियल स्टेटमेंट नंबर में बहुत ज्यादा मिल रही है, तो अपने मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड 1% ऑफ रेवेन्यू, 1% टोटल एसेट की बजाय आपने डाउन कर लेने हैं। मीन 0.5% ऑफ रेवेन्यू, 0.5% ऑफ टोटल एसेट पे लेना है। क्लियर होती है बात? दिस मीन मटीरियलिटी जो आपने प्लानिंग स्टेज पे डिफाइन की थी, जिसको प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी या मटीरियलिटी ऑफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है, उसे रिवाइज किया जा सकता है। कैसे रिवाइज हम कर रहे हैं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की फॉर्म में। कब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे आपने आना है? मटीरियलिटी लेवल को डाउन करना है जब आपको ड्यूरिंग ऑडिट इंडिविजुअल इमटीरियल स्टेटमेंट नंबर में बहुत ज्यादा मिल रही है। क्लियर होता है ये कॉन्सेप्ट? इनफैक्ट हमने क्या पढ़ा था? अपना थ्रेशोल्ड रूल ऑफ थंब जो है, रूल ऑफ थंब हमने क्या पढ़ा कि 5% आर मोर ऑफ प्रॉफिट विल बी मटीरियल, ऐसी बात है। 1% are more of revenue will be material, 1% are more of total assets will be material। इनफैक्ट जो स्टैंडर्ड ने ये थ्रेशोल्ड डिफाइन किया, उसने क्या डिफाइन किया है? 5 to 10% are more of profit will be material, 0.5% to 1% are more of revenue will be material, 0.5% to 1% are more of total assets will be material। मीन 5, 6, 7, 8, 9, 10% पे भी प्रॉफिट की मटीरियलिटी देखी जा सकती है, लेकिन हम जो एग्जाम में यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे? ये 5% ऑफ प्रॉफिट, 1% ऑफ रेवेन्यू, 1% ऑफ टोटल एसेट्स। हाँ, अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कह दिया कि नहीं मटीरियलिटी आपने 10% ऑफ प्रॉफिट पे कैलकुलेट करनी है, 7% प्रॉफिट पे कैलकुलेट करनी है, तो हम उसी पे कैलकुलेट करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि गलत है, नहीं, स्टैंडर्ड अलाउ करता है 10% तक भी आप मटीरियलिटी लेके जा सकते हो। हाँ, अगर आपने प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल 10% ऑफ प्रॉफिट पे निकाले थे ये वाले, तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी फिर आपने डाउन करना है, तो फिर आप कहाँ पे चले जाओगे? 5% ऑफ प्रॉफिट पे। तब जब इंडिविजुअली मटीरियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग ऑडिट बहुत ज्यादा मिल रही है, तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में हमने क्या किया? 1% ऑफ मटीरियलिटी जो होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था टोटल एसेट्स और रेवेन्यू का, उससे बिलो हमने सेट किया, तो वो क्या बना? 0.5%। क्यों? स्टैंडर्ड ये चीज अलाउ करता है। हाँ, हमने एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या यूज करना है? 5% आर मोर ऑफ प्रॉफिट, 1% आर मोर ऑफ रेवेन्यू, 1% आर मोर ऑफ टोटल एसेट। क्लियर होता है ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट? सो मटीरियलिटी की हमने डेफिनेशन कवर कर ली, उसकी 2 डिटर्मिनेशन कवर कर ली, क्वालिटेटिव की एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली, 3 यूजेस कवर कर लिए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या। तो क्या कहता है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर less than materiality for the financial statements as a whole। मीन वो जो प्रीलिमिनरी मटीरियलिटी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल, उससे बिलो मटीरियलिटी लेवल सेट करना, वो क्या है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। टू रिड्यूस द रिस्क दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल।
ताकि हम क्या कर सकें, इंडिविजुअल इमटीरियल स्टेटमेंट का या तो एग्रीगेट देख सकें, या फिर एग्रीगेट नहीं देखना तो हम फिर उनको इंडिविजुअली बिलो करके देख सकें। If applicable, performance materiality also refers to the amount or amounts set by auditor at less than materiality level for a particular class of transaction, account balance or disclosure. Like 10% प्रॉफिट था तो 5% पे ले आना, 1% और रेवेन्यू था तो 0.5% पे ले आना, वो जो लेस देन पे सेट कर रहे हैं वो क्या है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। तो क्या करना, हमने एक छोटा सा कंसेप्ट है, मेनली हमने ये डेफिनेशन जो है इसकी ये रटा लगाना है। इसका यूजेज हमारे पेपर में नहीं होगा, नॉर्मली रटा बेस ही क्वेश्चन टेस्ट होगा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का। हाँ, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मटीरियलिटी का रटा बेस क्वेश्चन भी टेस्ट हो सकता है, सिनेरियो बेस भी टेस्टिंग हो सकती है। कैसे कवर करेंगे। सो हाउ इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइंड, कैसे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइन की जाएगी। डिटर्मिनेशन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज नॉट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मीन आपकी जजमेंट है कि आपने इनिशियल मटीरियलिटी कितने पे सेट किया था तो उसे बिलो अब आपने कितना करना है। अगर इनिशियल 10% ऑफ प्रॉफिट सेट किया था, परफॉर्मेंस 5% ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, 6-7% ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। 1% ऑफ रेवेन्यू था तो परफॉर्मेंस जरूरी नहीं 0.5% ऑफ रेवेन्यू, नहीं 0.6, 0.7, 0.8% ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है। मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड इन द प्रीवियस पीरियड, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको इस दफ़ा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे जाना है या मटीरियलिटी एज ए होल पे जाना है, या एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन द करंट पीरियड, या करंट पीरियड में आपको नजर आ रहा है नहीं ड्यूरिंग ऑडिट भाई आगे और बहुत ज्यादा मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो सकती हैं या बहुत ज्यादा फ्रॉड के चांसेस हैं, तो फिर मटीरियलिटी लेवल आप डाउन करके कहाँ पे आओगे, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्या मटीरियलिटी को रिवाइज किया जा सकता है, वो जो आपने मटीरियलिटी प्रीलिमिनरी डिफाइन किया और परफॉर्मेंस की सूरत में हमने रिवाइज किया, तो क्या रिवाइज किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। किन सिचुएशन में रिवाइज किया जा सकता है। If auditor obtain new information evidence which is different from information evidence on which original assessment was based, मीन आपने क्या किया, प्लानिंग स्टेज पे कुछ रिस्क और मटीरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किए, उसकी बेस पर आपने जो है वो मटीरियलिटी रख दी, सपोज कितना 10% ऑफ प्रॉफिट पे 5 लाख। लेकिन आपको ड्यूरिंग ऑडिट पता चला कि भाई कंपनी का एक डायरेक्टर जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, इसने कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड किए, जिसमें फ्रॉड किए हैं तो ये तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी शायद ठीक नहीं है। तो सूरत में हमें क्या करना चाहिए, अपनी मटीरियलिटी लेवल डाउन कर लेने चाहिए, 10% प्रॉफिट की बजाय 5% ऑफ प्रॉफिट पे चले जाना चाहिए। क्यों, ये न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है जो हमारी ओरिजिनल असेसमेंट को शायद अफेक्ट कर रही है, तो इसलिए हमने मटीरियलिटी को रिवाइज करना है। If there is change in circumstances or change in auditor's knowledge of entity as a result of procedure performed during procedure, हमें पता चला कि भाई कंपनी तो शायद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं कर रही, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रही, जिसमें मिस स्टेटमेंट कर रही है, तो सूरत में मटीरियलिटी को क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। तो मटीरियलिटी को रिवाइज किया जा सकता है किस सिचुएशन में, अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, एविडेंस मिला है विच कैन अफेक्ट द ओरिजिनल असेसमेंट। इफेक्ट ऑफ रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी ऑन ऑडिट, मीन इसका इफेक्ट क्या आएगा, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे इफेक्ट आएगा, मीन उसे हम डाउन करेंगे। रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट पे आएगा, मीन रिस्क की एरियाज और ज्यादा हाईलाइट होंगे, और अल्टीमेटली हमारी नेचर, टाइमिंग, सेंटर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी अब रीडिफाइन होगी। मीन कुछ अकाउंट बैलेंस जो 5 लाख से कम थे उन पे हमने शायद इतने ज्यादा प्रोसीजर नहीं परफॉर्म किए थे, लेकिन अब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में तो हमें शायद उन पे भी ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे। इफेक्ट क्या आएगा रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी का, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट पे और प्रोसीजर की नेचर पे। हम मटीरियलिटी से हमें डॉक्यूमेंट क्या करना है, तो हमने क्या करना है, मटीरियलिटी एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्लानिंग स्टेज पे सेट की वो भी हमने डॉक्यूमेंट करनी है, मीन वर्किंग पेपर में लिखनी है। अगर हमने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सेट की है, मीन उसको चेंज किया है, तो वो भी हमने डॉक्यूमेंट करना है। मटीरियलिटी हमने किन बेसिस पर कंप्यूट की थी, आइदर 5% ऑफ प्रॉफिट पर या 10% ऑफ प्रॉफिट पर, 0.5% रेवेन्यू या 1% ऑफ रेवेन्यू, वो भी हमने डॉक्यूमेंट करना है। या हम कोई रिवीजन कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑडिट होल में या परफॉर्मेंस में, तो वो भी हमने डॉक्यूमेंट करना है। तो 4 चीज़ें हमने मटीरियलिटी से डॉक्यूमेंट करनी है, मटीरियलिटी ऑफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग मटीरियलिटी और रिवीजन इन मटीरियलिटी ऑफ होल या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। तो यहाँ तक हमारे पास मटीरियलिटी का एक टॉपिक हमने डिटेल में कवर कर लिया। मटीरियलिटी की डेफिनेशन,
कैसे डिटरमाइन की जाती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, मटीरियलिटी के यूजेस, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है, रिवाइज की जा सकती है, यस कब, और उसका इफेक्ट क्या होगा, और मटीरियलिटी से रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, तो 4 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। सो आज के लिए इनफ है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए एरियाज़ को कवर करेंगे। आज प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक दफ़ा लर्न करके छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेना है। यहाँ से नॉलेज बेस्ड डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी टेस्ट हो सकता है, सिनेरियो भी टेस्टिंग हो सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।